आप सभी तय सोली समन्या पैलाग कृष्णा को ये छोटा सा पॉडकास्ट गेट पॉडकास्ट में आप सभी माता बहनी दीदी भूलियों बूढ़ा सयाणा दगड़िया जति भी देखना छा आप सबू को हमारा छोटा सा पॉडकास्ट स्टूडियो में गेट पॉडकास्ट स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा बीच आया एक शानदार मेहमान। आज का जो हमारा विषय है वो कला से अधिक कलाकार पर केंद्रित है। फोकस हमारा मेन कलाकार पर है। कलाएं विरासत बचाने के लिए हर कोई काम कर रहा है, लेकिन कलाकार अगर नहीं बचेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि कला भी नहीं बचेगी। तो उसी के लिए हमारे बीच शानदार मेहमान आए हैं जिस कला को देखकर आप अद्भुत आश्चर्य मैजिकल महसूस करते हैं। तो जितना मैजिकल और अद्भुत दिखता है उससे ज़्यादा दर्दनाक भयानक उस कलाकार का जीवन होता है। इस पॉडकास्ट से हम उस भयानक के कुछ मोमेंट कुछ क्षणिक पल के एहसास आपको कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पॉडकास्ट का उद्देश्य है, क्योंकि अभी हमारी चिंता है कि कलाकारों को अब तो वो समय आए कम से कम जब कलाकारों की स्थितियां बदले। तो ये इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है, वो मैं सुनाना चाहूँगा। एक बहुत पुराने हमारे गोपेश्वर शहर में मूर्ति कलाकार होते थे और सौभाग्य से वो हमारे किराएदार भी थे। और गोपेश्वर से मैं आता हूँ तो वहाँ पे हमारे जो नाना नानी का घर है तो वहाँ पर किराए पे वो मूर्ति कलाकार रहते थे। तो शानदार सबसे अच्छी बात ये रही कि हमने वहाँ पर थिएटर भी चलाया, तो उसके लिए हम नटरेश्वर भगवान की मूर्ति बना रहे थे। और जब ये मूर्ति बनाने का हमने मतलब मेरे ध्यान में तो वही थे, मैं उन्हीं को जानता था एक अच्छे से। तो मैं जब उनसे बातचीत करने गया तो उन्होंने इस चीज़ के लिए राज़ी हो गए कि नटरेश्वर भगवान की एक चित्र आप मुझे दिला दो। और एक छेनी और हथौड़ी से उन्होंने इतनी शानदार मूर्ति बनाई, और जितनी शानदार उन्होंने मूर्ति बनाई उतना ही कांटों से भरा हुआ उनका सफ़र रहा। ये अब पॉडकास्ट जब चालू होगा तो आप समझेंगे कि ये क्या मैं मतलब आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। इसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। और दुर्भाग्य से वो अब दर्दनाक बीमारी जो हमारे कैंसर होती है उससे वो चल बसे, जिसका हमें बहुत अफसोस है और बहुत दुख भी है हमें इस चीज़ का। तो मैंने उनसे कभी कहा था कि हम आपसे बातचीत करेंगे, हम एक ऐसा शूट करेंगे जिसमें आपसे बातचीत करेंगे, आम सी बातचीत होगी और तेमा आप अपनों मतलब विचार धौर्या जो आप स्वचन जैसे भी आपकी अंदर की उहा पोहा है वो आप रखना। तो वो वही होता है ना कि कल किसको पता। अभी भी यकीन नहीं होता है कि वो हमारे बीच नहीं है। उनसे ये बातचीत हुई थी मेरी बहुत साल पहले, ये होगी हमारी 2020-21 की बात होगी जब हमने उनसे मूर्ति बनवाई थी। और ये बात हमने मतलब उस समय मेरे को अंदर से ऐसा एहसास हुआ था कि हम करेंगे। उस समय मेरा पॉडकास्ट वगैरह करने का कोई विचार नहीं था, हम करेंगे ये सोचकर हमने शुरू किया था। और मैंने उनसे अपने दिल की बात रखी थी कि इस पे बातचीत करेंगे। और वो फिर हम डेली मिलते रहे अंकल से। तो थोड़ा थोड़ा वो कभी कभी अपनी ज़्यादा बोलते नहीं थे अंकल। तो दुर्भाग्य रहा कि वो हमें पॉडकास्ट के लिए आज इस दुनिया में है ही नहीं। तो ये सबसे दर्दनाक है। लेकिन फिर वो एक जो अगर आप कहते हैं ना, शाहरुख खान का डायलॉग है कि आपको जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो तो वो कायनात उस पर काम करती है, आपको मिलाने की पूरी कोशिश करती है। तो वो कोशिश आज थोड़ा बहुत रंग लाई और उनके सुपुत्र हमारे बीच हैं जिनका नाम है विपिन भाई, विपिन आर्या। और हमारे बीच बैठे हुए हैं जो अभी सेना में कार्यरत हैं। और सेना से संबंधित हमारी कोई बातचीत नहीं होने वाली है क्योंकि अभी वो कार्यरत हैं, तो रूल के हिसाब से हम अभी उस पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। हमारा मेन उद्देश्य अंकल जी का जो जीवन सफ़र रहा है, जो जर्नी रही है, जो उस पर बातचीत करें। कला के क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने विडम्बनाएं सही, और उसी के साथ साथ एक हंसी खेलते हुई बातें भी हम करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि अपने कैजुअल रूप में बात करूं, औपचारिकताओं को दरकिनार करते हुए। तो इन सब बातों से परे हटकर हम अब अपने विषय पर आते हैं और मेहमान से आपका परिचय कराते हैं। तो स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के, अपने अपने फ़ोन लेकर जो बैठे होंगे तो जोरदार तालियां बजाइए और विपिन भाई का स्वागत कीजिए पूरे उत्साह और गर्व के साथ। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे विपिन भाई हैं। तो कैसे हैं विपिन भाई आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद। क्या चल रहा है फिर? मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे पूरे परिवार से वजह से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरे पिताजी के लिए एक
उनकी कहानी दुनिया को बताने के लिए एक मंच जो हमें दिया है, उसके लिए मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद करता अरे नहीं विपिन भाई, ऐसा नहीं है। हमारा मतलब मेरा सौभाग्य है कि आपने मतलब आप कल ड्यूटी के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि सेना का तो हम सब जानते हैं, उसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से आप उत्तरकाशी से आते हैं और हमारे बीच आकर आप समय निकालते हैं। तो हमारे यहीं 2-4 किलोमीटर दूर रह रहे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी मैं कहूँगा उन्हें, अगर मेरी बात का बुरा लगे तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन ये है कि वो नहीं आ पाते हैं क्योंकि हमारे पास मतलब अभी उतनी अच्छी फेम नहीं है, उतना अच्छे सब्सक्राइबर नहीं है। लेकिन सुख इस चीज़ का है कि हमारे पास रियल चीज़ आ रही है, और उस रियल चीज़ के अभिन्न हिस्सा आप हैं। आपने अपने पिताजी की जर्नी देखी, तो मैं अंकल जी का ना मतलब, जब आपने उनकी शुरुआत तो नहीं देखी होगी, लेकिन आपने जो कहानियां सुनी तो उससे एक परिचय दीजिए अंकल जी का। और अंकल जी के मैंने इसलिए भी दर्शकों को नाम नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ही सारा परिचय दीजिए कि कैसे हमारे अंकल जी कौन थे, क्या नाम रहा। तो मेरे पिताजी जो थे वो 16 अगस्त 1972 को उनका जन्म हुआ था चमोली जिले के कोंज गांव के खानरा गांव में। खाना जो कोंज हमारी ग्राम सभा है उसके खानरा गांव में एक मिस्त्री परिवार में उनका जन्म हुआ था। और वो बचपन से ही, मेरे दादाजी वो मिस्त्री काम करते थे और हथकरघा का काम करते थे। और उनके 3 भाई थे, तो उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने घर से निकल करके वो तिलवाड़ा में गए थे, रुद्रप्रयाग में जो है, वहाँ उन्होंने कुछ हस्तशिल्प का काम शुरू किया था और उन्होंने वो काम सीखा था। मतलब हथकरघा से जाके हस्तशिल्प की ओर गई थी। बाकी उनके एक छोटे भाई की बचपन में डेथ हो गई थी और जो दूसरे भाई थे उनके, वो मिस्त्री का काम करते थे पहले से। तो मेरे पिताजी जो थे वो बचपन में जब वो छोटे थे तो उनके बड़े भाई वो कुछ काम करते थे जिन्होंने हस्तशिल्प का काम शुरू किया था। अच्छा। उनका नाम था स्वर्गीय श्री शार्दल विश्वकर्मा। तो उनकी जब बचपन में जब वो छोटे थे तो 10 साल 11 साल की एज में वो उनको देखा करते थे कि वो किस तरीके से मूर्तियां बनाते हैं। वो जब स्कूल जाते थे तो उनको देखा करते थे। तो तब से उन्होंने, जब उनकी डेथ हो गई तो तब हमारे घर में ऐसी चीज़ करने वाला कोई था नहीं, और उनके भी बच्चे थे तो उनके बच्चों को देखने वाला भी कोई नहीं था। तो फिर मेरे पिताजी ने अपना स्कूल छोड़ के, घर बार छोड़ के फिर इस काम को शुरू करने की कोशिश की थी। हाँ। और सबसे पहले उन्होंने एक भगवान हनुमान जी की एक मूर्ति बनाई थी जो गांव में किसी ने बनवाए थे। वो उन्होंने लगभग 10 से 15 दिन में, जो बाद में करीब 1-2 दिन में बना लेते थे, तो पहले उन्होंने लगभग 15-20 एक महीना उसको हाँ, शुरुआत थी बड़ी ना मुश्किल से, और तब उनको लगभग 300 रुपये का वो बिकी थी उस जमाने में। तो उसके बाद उनका जीवन तो बहुत बड़ी कठिनाइयों से रहा है, क्योंकि वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थे बचपन से। जैसे कि उत्तराखंड में ज्यादातर नॉर्मल परिवार रहते हैं, वैसे वो परिवार रहता ना सुदूरवर्ती गांव में। हाँ, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, मतलब सुविधाओं का अभाव और अपनी छोटी माता, मेन जो होता है बच्चे का पालन पोषण उसकी माता करती है। तो जब उनके वो 1.5 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। और जो मेरे दादाजी थे वो बचपन से ही, मतलब वो मिस्त्री का काम करते थे, वो घर से बाहर ही रहते। तो मेरे पिताजी बचपन से अकेले ही रहे ज्यादातर घर में, तभी शांत भी रहते थे अंकल, ज्यादा बोलने, शांत रहते थे। वो बस अपने काम में लगे रहते थे। मैंने उनको जीवन भर में जितना भी मैंने उनको देखा है, मैंने उनको कभी ना फालतू की बातें करते। वो सुबह उठते थे, अपने काम में लगे रहते थे, दिन भर अपने काम में लगे रहते थे बस। और वो अंदर से काफी दयालु थे और वो बुद्ध जीवन को काफी प्रेरित थे उन चीजों से। अच्छा, बुद्ध जी से। हाँ, तो एक चींटी को भी पैर रखने से हमें बहुत डांटते थे बचपन से। तो उनके जीवन का काफी अच्छा प्रभाव हम पे पड़ा है कि हम भी, हमारे घर में बहुत ही दयालु लोग हैं उनकी वजह से। एक पोलाइटनेस तो वो हर आर्टिस्ट के अंदर रहता ही है, एक बुद्धत्व। और कला के लिए उनका एक अलग सा जुनून था बचपन से। वो फिजिकली भी काफी फिट थे। मतलब फिजिकली मैंने उनको जीवन में, जब उनको कैंसर हुआ था उससे पहले मैंने कभी उनको जीवन में किसी बीमारी से ग्रसित कभी देखा ही नहीं। मतलब कभी मैंने उनको देखा नहीं कि उनको कोई बीमारी हुई है या कुछ भी हुआ है। मैंने उनको हमेशा फिट देखा। जब भी मैं उनसे हाल चाल भी पूछा रहता था फौज में कहीं से भी, तो उन्होंने बोला मैं फिट हूँ। पर यही उनकी एक सबसे बड़ा कारण है बना कि जो लास्ट टाइम वो बता नहीं पाए कि मुझे कुछ हुआ है, क्योंकि वो मानते नहीं थे, थोड़ा जिद्दी टाइप के थे कि मुझे कुछ हो सकता है। इसी वजह से उनका लास्ट में ये हुआ कि वो बता नहीं पाया। और हमें स्टेज 4 का लगभग लास्ट में पता चला, स्टमक कैंसर हो गया था उनको लास्ट में। अच्छा। और उनसे लगभग जब हमें पता चला उसके 2-3 महीने के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। तो अंकल जी का नाम भी आप हमारे दर्शकों को बता दें कि जिनका नाम था स्वर्गीय श्री अनुसुईया विश्वकर्मा। तो अंकल जी ने, मतलब आपने पहली मूर्ति कौन सी देखी थी अंकल जी के काम, या क्या काम करते हुए देखा था, कहाँ से आपको पता लगा? जन्म हुआ था उससे लगभग 10 साल पहले से वो मूर्तियों का काम कर ही रहे थे। लगभग जब उनकी 15 साल की एज थी,
तो तब से उन्होंने मूर्ति कला का काम शुरू कर दिया था। तो जब उनके 25 साल में उनकी शादी हुई, तो जब वो 26-27 के थे तो तब मेरा जन्म हुआ। तो जब मैंने होश संभाला तब से मैंने उनको मूर्ति के काम में लगे थे। और वो हमारा जो गांव था कोंच ग्राम सभा, वहाँ से वो लगभग 5 किलोमीटर नहीं था, जो NH 58 पे वहाँ पे एक छिनका, एक जगह का नाम है छिनका। तो वहाँ उनकी एक दुकान थी, जो उन्होंने एक दुकान बना रखी थी वहाँ पे, कार्यशाला टाइप की। अच्छा। और वहाँ पे वो मूर्ति कला बनाते थे। तो मैंने उनको जब से देखा है, वो मूर्ति कला में सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे, और रात को भी लगभग 1-12 बजे तक बटन बनाए रहते थे। उसमें तो मैं ज़्यादा उनके साथ उतनी बातें नहीं करता था शुरुआत में, तो बाप का थोड़ा सा डर रहता है। पिताजी इसकी वजह से मैं उनके साथ उतना घुला मिला नहीं था, पर मैं देखता था उनको कि वो कितने अपने काम में लगे रहते। और वो टैलेंट आपके भी अंदर आया। वो हमारा थोड़ा विरासत में ही मिला है हमें, खून में है, तो इसलिए। पर पापा मुझे इस चीज़ में ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे कि मतलब ठीक नहीं है, ये बहुत ही मेहनत का काम है, तो मैं आगे जाके बहुत सारी समस्या हो सकती, इसलिए। तो शुरुआत में बोलते थे कि पहले आपने साक्षर बनो, फिर इस काम में जाना। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। मेरी पिछले पॉडकास्ट में भी हो रही थी सर्वजीत भाई से बात इस पर ही, कि एक कलाकार को साक्षरता अच्छी होनी बहुत आवश्यक जी। जब तक आप साक्षर नहीं हो तब तक आप कला की पहचान और उस कला को कैसे दुनिया में दिखाना है, ये सब चीजें आप नहीं सीख पाओगे अगर आप जब तक साक्षर नहीं हो। साक्षर होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर बच्चे को, हर एक यूथ को जो कुछ करना चाहता है, चाहे वो किसी भी कला के क्षेत्र में, तो साक्षर होना काफी जरूरी है। क्या संघर्ष देखा आपने उनके जीवन में, जब भी जितना भी समय आपने उनको मतलब इस काम से जुड़े हुए देखा, तो घर में क्या क्या परेशानी आती थी, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से? थोड़ा इसका परिचय अगर आप दे सकें हमें। शुरुआत में जब से मैंने उनको होश संभाला और मैंने उनको देखा है, तब से मैं देखता था कि सुबह जब वो उठते थे, और तब से ही वो मतलब उन हथौड़े और वो छेनी जो उनकी होती थी, लोहे की होती थी, दोनों को हाथ में लेके और मारते थे, उनकी उंगलियां टेढ़ी हो जाती थी यहाँ से, या हाथ पूरे काले पड़ जाते थे, मतलब वो लगे रहते थे अपने काम में सुबह से शाम तक। पर इस काम में काफी आंखों का उस धूल, जो मिट्टी पत्थरों पे आ जाती है धूल, क्योंकि एक बेजान सा पत्थर है, उसमें बहुत मेहनत लगती है उस चीज को। अगर आपने एक भी गलत शॉट मार दिया उस पर, हथौड़ी की एक गलत चोट मार दी तो वो खंडित हो सकता है, टूट सकता है। हाँ, पत्थर का तो और अगर मूर्तियों में ये कहा जाता है उत्तराखंड में कि अगर खंडित मूर्ति है तो उसको कोई लेते नहीं है। हाँ, वो फिर खंडित को ना वो स्थापित होती है, ना वो किसी मंदिर में लेते हैं। तो अंकल जी ना, हमारे जो देवी देवता होते हैं ना, कि मतलब लोक देवी देवता जो हमारे इष्ट भी कहते हैं हम गढ़वाल में, जो आम देवी देवताओं से थोड़ा डिफरेंट, मतलब जो हमारे ही उत्तराखंड के गाँव में पाए जाते थे, उनके लिए भी मतलब मूर्तियाँ तैयार करते थे। हाँ जी बिल्कुल। वो उन्होंने हर प्रकार की मूर्तियाँ बनाई, जैसे पत्थरों से लेके लकड़ी, सीमेंट, रेत, और जो पुरानी जो हमारे घर होते थे उसमें खोली का निर्माण भी करते थे। अच्छा, मतलब प्रॉपर खोली जो पारंपरिक तौर से जो उत्तराखंड के घरों में होते थे, खोली, मेन दरवाजा, तो जो खोली का निर्माण करते वो करते थे। मैंने बचपन में देखा उनको खोलियाँ बनाते हुए। अच्छा, जाते थे आप अंकल के साथ? मैं जाता था उनके साथ बहुत बार। जब उन्होंने वहाँ TSDC जो CSN में एक कंपनी है, उसके जस्ट ऊपर एक राम मंदिर है, उन्होंने राम, लक्ष्मण, सीता की मूर्तियां बनाई है पत्थरों से, और उसी के बाहर उन्होंने हनुमान जी के करीब 21 फुट ऊंची एक हनुमान जी की सीमेंट की मूर्ति बनाई थी। तो जब मैं छोटा था तो मैं उनके साथ जाया करता था, देखा रहता था कि वो कितना मेहनत करते हैं, किस तरीके से वो बनाते हैं। तो मैंने भी देखा है बचपन में काफ़ी। पर वो ज़्यादातर अपना दुख ये उन्होंने कभी हमारे सामने शेयर नहीं किया। वो हमारे हंसमुख इंसान थे और शांत रह के अपना काम बताते थे। उन्होंने ना कोई दुख दिखाया ना कुछ। पर मुझे उस समय वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी। पर आज जब मैंने समाज को देखा है, दर्द देखा है, सब कुछ देखा है, तो मैं आज वो चीज़ें फील करता हूँ कि मतलब उन्होंने किस तरीके से उस जमाने में, जब हर चीज को बेचना, कला को बेचना, लोगों को कला के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। बिल्कुल मार्केट, उस समय में मार्केटिंग करना ये बहुत मुश्किल काम था। और परिवार को पालना, क्योंकि मेरे ताऊ जी जो थे वो बचपन में उनकी मतलब वो यंग एज में चले गए थे, तो उनके भी 3 बच्चे थे। और 3 बच्चे हम थे, और मेरे पिताजी खाली मूर्ति कला का काम करते थे, उसी से वो 6 बच्चों को भी पालते थे। उनके बच्चे, क्योंकि जब वो डेथ कर गए थे तो उन्होंने मेरे पिताजी से बोला था कि आप मेरे बच्चों का भी ध्यान रखना। तो मेरे पिताजी ने अपने और साथ साथ उनके बच्चे, दोनों के बच्चों को देखा है बचपन से। बहुत बड़ी बात है। तो और ये पूरे अपने हाथों से ही, मतलब जो उन्होंने हथौड़ी छेनी से जो भी काम करते थे उसी से पूरे घर को पालते थे।
क्या आपको मतलब उनके इस सफ़र में क्या चीज़ चुभती थी या क्या चीज़ बुरी लगती थी और क्या एक चीज़ अच्छी लगती थी? हाँ, मैंने जब से बचपन में उनको देखा है तो मुझे उनकी एक बातें चुभती थी कि जिस तरीके से जब वो इतनी मेहनत से पत्थरों को तोड़ ताड़ करके जितनी मतलब दिन रात लगा करके उसको एक आकार देते थे, एक पूजनीय रूप में ले आते थे उसको, एक बेजान से पत्थर को। तो उस हिसाब से जब जनता उसको देखती थी तो उस तरीके से उसका एक अमाउंट नहीं, कला का वो अमाउंट नहीं दे पाती थी। तो ये मुझे काफ़ी चुभता था कि मतलब कला की पहचान हर किसी लोग को नहीं है। और इसमें उनकी भी समस्या नहीं है क्योंकि उत्तराखंड में उतनी है नहीं कि जो लोग इस चीज़ को उतना लेवल पे पहुंचाएं या लोगों की एक वो वातावरण भी नहीं बन पाया हमारे ना, वातावरण नहीं कि है। कलाकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि ऐसा नहीं कि उत्तराखंडी की जनता है जो खरीद सकती है। ये बाहर विदेशों में और अच्छे दाम, बहुत अच्छे आर्टिस्ट, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट काफ़ी बड़े बड़े स्तर पर और काफ़ी अच्छे आर्थिक स्थिति में भी हैं बाहर के, जो मतलब हम फॉरेन आर्टिस्ट सुनते हैं, तस्वीरें जो बनाते हैं और लकड़ियों पे जो वो काम करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे स्तर पर भी। पर हमारे यहाँ पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब बहुत दर्द और दुख ही झेला है कलाकारों ने इस क्षेत्र में। क्योंकि वो मुझे किस्सा सुनाते हैं बचपन में। हाँ, क्या है वो तो किस्सा? हमारे जो गांव से लेके और जो हमारा शहर है गोपेश्वर, जहाँ के आपका घर था, तो उनके बीच में दूरी है करीब 20 किलोमीटर। ये तो रोड है, तो उसमें रोड नहीं थी। तो जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई थी तो मम्मी जब वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो तब जब उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने बोला कि मैं घर में से मूर्तियाँ उठा के वहाँ से लेके जाता था, फिर पत्थर ले जा करके गोपेश्वर में किसी के घर में शरण लेता था, मतलब वहीं रहता था। अच्छा। फिर उनके गाँव का घरों का काम करता था, फिर मूर्तियाँ भी बनाता था उनके लिए, तब जाके वो मुझे दिन का 100 रुपये देते थे। गाँव मतलब घरों का काम इन द सेंस क्या? घरों का काम यानी कि गोबर डालना खेतों में, हल लगाना, ये भी करवा देते इस तरीके से। तब उस तरीके से वो पैसे देते थे उनको 100 रुपये, उससे वो फिर मम्मी के इलाज करे उन्होंने बचपन में। तो ये काफ़ी दुखद घटना लगी मुझे। और अच्छी बात क्या लगी अंकल के इस क्षेत्र में आपको, जितना भी आपने सफ़र देखा? अच्छी बात यह है कि उन्होंने कला को एक नया आयाम दिया है, मतलब एक नया रूप दिया है। जैसे पौराणिक हमारी उसको बस खोली का निर्माण यहाँ तक था। उन हथकरघा को मेरे दादाजी ने जो हथकरघा शुरू किया था उसको मेरे ताऊ जी ने हल्का सा शिल्पकारी में शुरू किया था। हथकरघा मतलब? हथकरघा यानी कि जो रिंगाल से बनाते हैं। अच्छा, कंडियाँ, टोकरियाँ, सुप्पा, हाँ, कंडी, हाँ, ये हाँ। चीजें जो बनाते हैं, तो वहाँ मेरे दादाजी ने वो काम शुरू किया था। तो मेरे पिताजी ने फिर उस काम को आगे ले जा करके और उसको एक शिल्पकार के रूप में पूरे उत्तराखंड में उसको फैलाया। और 2002 में उनको उत्तराखंड में जो नई दिल्ली में सरस वर्ल्ड ट्रेड का जो इंटरनेशनल मेला हुआ था उसमें उनको बेस्ट आर्टिजन के लिए उत्तराखंड में प्रथम स्थान में प्राप्त मिला था। अच्छा, उसके आप पूरा दस्तावेज भी लाए हैं? उसका दस्तावेज मिला है। हाँ, तो आप ला भी रखे हैं डॉक्यूमेंट अंकल जी के अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट उन्होंने पाए हैं? कहने के लिए तो उनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, मतलब सरकार ने उनको सरकारी जो भी उन्होंने बहुत सारे सर्टिफिकेट उनको दिया है। पर जो जब भी उन्होंने सरकार से अपनी कार्यशाला के लिए या अपने के लिए उपकरण की मांग की है, उन्होंने नेताओं से, सरकारी दफ्तरों से, उद्योग विभाग से, हर जगह से जब उन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन दी है, बहुत सालों तक मैंने देखा है उनको बच्चों में एप्लीकेशन लिखते हुए या उनको हम कहते हुए कि अब मशीनें आने वाली हैं। जब तक उनका जीवन खत्म हो गया तब तक मैंने वो मशीनें कभी घर में आते हुए देखी नहीं। वो बस उन्हीं छेनी हथौड़े तक सीमित थे और वही उनका लास्ट तक वही छेनी हथौड़ी तक रहा। तो सरकार द्वारा उनको ऐसा कोई स्पेशल इक्विपमेंट दिया नहीं गया टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अगर वो अच्छी टेक्नोलॉजी होती तो उनके हाथ, हम यहीं तो पीछे रह गए। हम यहीं तो मतलब कला का क्षेत्र इसलिए पीछे रह गया है क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है, तकनीकों की बहुत कमी है ना। और सब पता नहीं कैसे विरासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, मेरे को समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी भी हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं है। लोगों के पास एक से बढ़कर एक इक्विपमेंट है। मतलब बाहर के देश इसलिए भी मतलब काफ़ी आगे हैं क्योंकि उन्होंने स्किल को बहुत प्रायिकता दी है। ये तो बहुत बड़ी स्किल है यार, मतलब पत्थर पर एक तस्वीर को छेनी और हथौड़े के सहायता से मतलब एक तस्वीर को उकेरना बहुत बड़ी कला है अपने आप में। ये हर किसी के पास की बात है नहीं। इसकी ट्रेनिंग लेते हैं लोग, काफ़ी सालों की ट्रेनिंग के बाद भी किसी को ये आता ही नहीं है। इसी पे एक किस्सा है कि मेरे पिताजी ने पहले एक सोचा था
करीब 2005-6 से उनका एक सपना था कि कार्यशाला खोली जाए और जिसमें नए युवाओं को को सिखाया इस कला के बारे में सिखाया जाए। तो उन्होंने बहुत सारी इसके लिए एप्लीकेशनें दी थी, पर कहीं से उनको वो कार्यशाला बन नहीं पाई और जो उसके लिए थोड़ा डेडिकेशन चाहिए, तो आजकल के हाँ, युवाओं को उतना डेडिकेशन मिला नहीं, क्योंकि अगर उनके पास उपकरण रहते या कुछ और चीज़ें रहती तो फिर युवाओं का थोड़ा उस तरफ रुझान बढ़ता। विपिन भाई, मुझे क्या लगता है ना कि ये इसलिए भी है क्योंकि शायद वो जीवन या वो जीवन शैली या वो आर्थिक, मतलब वो जो भयानक रूप है ना उस कला के पीछे का, उसकी वजह से भी लोग ये चीज़ करना नहीं चाहते हैं। और जिनको एक प्रकार का पागलपन है या एक प्रकार का ट्यूमर है या एक प्रकार का मतलब बीमारी है, वही इस चीज़ को पागल होकर करते हैं। मेरे को ये लगता है। तो शिल्पकार या शिल्पकला ये एक ऐसी कला है कि इसको करने के लिए आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय ही होना बहुत जरूरी है। ये पागल आदमी, आप दृढ़ निश्चय न हो तो आप किसी पत्थर को तोड़ करके उसको आकार में नहीं ले सकते। पत्थर को तोड़ने के लिए कितनी समझ, कितना मतलब पेशेंस, कितना मतलब वो टफ काम है ना ये, कि मतलब अगर एक भी हल्की चोट लगी पूरा पत्थर टूट जाएगा। लकड़ी की तरह भी नहीं कि ब्लेड से काट कर, मतलब ये थोड़ा टफ काम भी है। और वो पत्थर पे भी बनाते थे, मैं जहाँ तक जो मेरे को पता है या जो जानकारी आपसे भी बात होते हुए मेरे को मिली और जो भी मैंने मतलब देखा, अंकल से भी बातचीत जो हुई थी, तो वो मेरे ख्याल से बीज से भी वो करते थे, बीजों से कुछ, बीजों से, पत्थरों से। तो बीजों से कैसे करते थे, थोड़ा बताना कैसे बीज, मतलब मैं ये थोड़ा सोच भी रहा था, इमेजिनेशन कर रहा था, लेकिन हो नहीं पा रही थी मुझसे कि बीजों से किस तरह से मतलब कला, पर आप थोड़ा समझाएं इसको कैसे करते थे वो बीज। तो पहले से एक कोई भी कपड़ा लेते थे या उस चीज़ में वो उसमें ग्लू लगा लेते थे और ग्लू को उस तरीके से शेप देते थे या उस आकार बना के रख देते थे पहले से। फिर बीजों को चिपका के उसको अलग अलग कलर के बीजों को, जो भी अलग अलग प्रकार के बीज जो उनसे कला के अलग यूनिक सा लगता था वो। ये क्राफ्ट का जैसे घर में लगा सकते हैं कोई क्राफ्ट। और क्या क्या बनाते थे अंकल और वो जैसे चारों धाम, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मंदिरों का निर्माण करते थे पत्थर पे और लकड़ियों पे। इसकी फोटोज में पाया, मैं आपको दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम ऑडियंस को दिखाएंगे, आप इन फोटो को हमारे इस स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और किस किस लकड़ी पे बनाते थे वो एक पेंटिंग? जैसे मेन जो उनकी ज्यादातर लकड़ियाँ वो यूज करते हैं वो देवदार की लकड़ियों पे ज्यादा, मूर्तियों। देवदार की लकड़ी थोड़ा, और उसमें थोड़ा सा ये होता है कि वो ज्यादातर फटती नहीं है, उनमें दरार नहीं पड़ती बीच में ज्यादा करने पे। तो देवदार की लकड़ी, और ये एक उत्तराखंड पौराणिक मान्यता के हिसाब से भी देवदार की लकड़ी को काफी शुभ माना गया है। तो पूजाओं में भी उसी लकड़ियों का वो ज्यादातर उपयोग करते थे उन चीजों, मूर्तियों को बनाने में। यार मुझे ये बताइए यार विपिन भाई कि अंकल जी की जो जर्नी थी ना, उनका जो बचपन था वो मतलब समाज के दृष्टिकोण से कैसा था? क्या साथ देते थे लोग या किस तरह से, कैसे माहौल में उनको, क्या मतलब समाज का क्या रोल रहा उनकी लाइफ में? तो समाज का कुछ ये चीज़ें कहने के लिए तो काफ़ी सरल लगती हैं, बट समाज का ये था कि शुरुआत से जो मेरे दादाजी ने ये काम शुरू किया था, तो जब भी उत्तराखंड में या किसी भी गांव में कहीं भी जो शिल्पकला है या हथकरघा है, इन चीज़ों को लोग थोड़ा सा ऐसे सोचते हैं कि ये किसी निचली जाति का या इन चीज़ों के लिए ही ये चीज़ें बनी हुई वो तो है, ये कोई और इस काम को नहीं कर सकता, ये किसी और के लिए नहीं बनी है, ये इसी चीज़ों के लिए मैंने ये सवाल ही बेहुदा पूछा। ये तो स्पष्ट ही है ना एक प्रकार से, ये तो स्पष्ट है और कि वो आते ही शिल्पकारिता कैटेगरी ही अलग है उसकी। ऐसा क्यों होगा, मतलब आपको क्या लगता है ऐसा क्यों है? या मतलब आपने क्या क्या दंश झेला है इस चीज़ का, या अंकल ने क्या क्या दंश झेला है, या क्या क्या आपने किस्से कहानी सुने हैं अंकल से इस बारे में कि यार? वैसे तो उन्होंने बचपन से ही हमें इन चीज़ों से दूरी रखा है और इन चीज़ों को ज़्यादातर हमारे पास बताते नहीं थे कि किस लिए आप इन चीज़ों में ना रहें। और उन्होंने हमें ना इस चीज़ की कोई बचपन से कुछ चीज़ सिखाया कि आप इन चीज़ों को मानो, ये चीज़ें हुई हैं। पर जितना भी मैंने देखा है उनको, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मैंने ये देखा है वो देखा है, इतना तो मैंने देखा नहीं, पर जितना मैंने देखा है और जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने उनको देखा था इस काम में, तो पर वो सुबह उठ के अपनी दुकान में चले जाते थे और वहाँ से जब आते तो शिल्पकला का जो करते थे, पर जो जिस तरीके से वो पत्थरों को बेजोड़ आकृतियों को उसको
आकृति के रूप में जब शेप देते थे और जब मंदिरों में उस मूर्ति को चढ़ाया जाता था तो पहले उसका शुद्धिकरण कराया जाता था, तब जाके उसको मंदिर में चढ़ाया जाता था। ऐसा और इसके पीछे ये सोच थी, उन्होंने मुझे एक दिन बताया था कि ये शिल्पकार जाति के लोगों ने इसको बनाया है, इसलिए इसकी शुद्धिकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब जाके ये शुद्धिकरण होगा तभी ये मंदिर में रखने लायक है, नहीं तो ये नहीं है। क्या क्या शुद्ध करेंगे आप? अब ये वही जाने। क्या महसूस होता है आपको ये करते हुए? मतलब आप तो ये सोचते होंगे कि यार क्यों ही कर रहे हैं फिर हम ये सब, या छोड़ देना चाहिए पापा को ये, या कभी आप देखिए, अगर आप इस कैटेगरी से हैं, जो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको याद भी दिलाया जाता है। आप ना चाहकर, आपके पिताजी तो वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है, क्योंकि सोसाइटी से आपको दरकिनार कोई नहीं रख सकता है। उन चीज़ों से आपके घर में पर्दा हो सकता है। अब गौतम बुद्ध को कितनी बार मौत नहीं दिखाने के चक्कर में बाहर ही नहीं घुमाया जाता था, और जितने दूर तक घुमाया जाता था वो चीज़ें एकदम जीवित दिखाई जाती थी, एक दिन वो बिना बताए चलेगी अपने। तो ऐसा ही मैं आपके साथ भी कहना चाह रहा हूँ कि आपको भले पिताजी ने नहीं बताया होगा, लेकिन आपने महसूस किया कि आपको याद दिलाया जाता था चीज़ें, कि आप भाई अब आप भावनाओं को समझ जाएं, और अगर आपको लगता है इस पे कुछ कहना ज़रूरी है तो कहें, क्योंकि ये चीज़ मेरे ख्याल से लोगों को जाननी और समझनी और उसको महसूस करना बहुत आवश्यक है। आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं है, आपका मॉडर्न होना किसी काम का नहीं है, सब भांग के बाड़े में जाएगा। और अगर कैमरा नहीं होता तो मैं और अच्छे शब्द बोलता जो और दर्दनाक होते, लेकिन मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सुनने में उतना दर्दनाक नहीं है जितना महसूस करने वाले के लिए दर्दनाक। तो मैं चाहता हूँ कि आप, अगर आपने कभी ऐसा कुछ देखा हो अपने पिताजी के साथ, क्योंकि अंकल जी तो हमारी बात होती थी तो अंकल जी बोलते थे भाई कि कुछ नहीं है इसमें रखा हुआ। अंकल जी का तो सीधा ही कहना था, मतलब वो बात भी करते थे, अगर पहले तो बोलते नहीं थे, अब बोलेंगे तो सीधी बात बोलेंगे, है ना, वही हिसाब किताब रहता था। तो अगर आपको लगता है कि आपने कभी महसूस किया हो या अंकल जी के साथ होते हुए देखा हो, तो आप कह सकते हैं खुलकर, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक दौर था उनका उस जमाने का, पर अब मैं नहीं कहना चाहूँगा इस बारे में कि अभी भी लोगों को इस तरीके की सोच रखते हैं, तो ये मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनको डिफाइन करने। अब ये उस जमाने के लोग थे, वो उनकी एक कहानी थी, उन्होंने ऐसे किया, ये बात अलग है। समाज को बदलने में समय लगेगा, इतनी जल्दी समाज बदलेगा नहीं, और वो तब बदलेगा जब एक बच्चे को उसके घर से वो चीज़ें सिखाई जाएंगी, बचपन से, भेदभाव से, हर एक चीज़ को, वो उसको बस व्यक्ति को उसकी कला से और उसके कौशल से और इंसानियत से उसको देखेगा, तभी वो उस चीज़ को वो समझ पाएगा बचपन में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि कई खबरें, अगर आप अभी भी इंस्टाग्राम खोलो तो किसी को पेशाब पिला दिया जाता है, जाति जो जाति ही नहीं, मतलब वो वाली कहानी हो जाती है, जिसमें वो हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, भले हम एक्सप्लेन ना कर पा रहे हों, लेकिन हम महसूस करते हैं वो चीज़ें। ऐसा नहीं है कि अब हर कोई कर रहा है, लेकिन कुछ किस्से कहानियां अभी भी समाज में देखने को मिलते हैं। तो वो हर एक, अगर कोई उस कास्ट से आता है, मुझे ऐसा लगता है जितनों से मैंने बातचीत की है, तो जो उन कास्ट से आता है तो उनकी कुछ ना कुछ किस्से या कहानी होती है, जब उनको याद दिलाया जाता है कि भाई तुम कौन हो, कहाँ, क्या तुम्हारा मतलब। और गाँव में ज़्यादातर होता है, माने या कोई ना माने। अब आप कह रहे हो कि यार मूर्ति को शुद्ध करना, तो यार वो जो उकेरा है उसे कैसे शुद्ध करोगे आप? उस आदमी ने जो उसमें प्राण भरे हैं उसे कैसे शुद्ध करोगे आप? आपके देवी देवता कुछ नहीं है भाई उनके सामने। अगर अपने कलम ना चलाएं, अपनी भावनाओं से उस पत्थर को निखारे ना, तो कोई देवी देवता भी कुछ नहीं है, मेरे को लगता है। आपके देवी देवता जिस ढोल बजाने वाले के बिना जग नहीं सकते हैं। जी, मैंने यही आपकी बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ढोल बजाने से जहाँ आपने बात की, तो जब हमारे समाज में किसी भी देवी देवता की कोई पूजा होती है तो वहाँ पे ढोल बजाया जाता है, और जब वो पूजा समाप्त हो जाती है, फिर जो ढोल बजा के जो लोग चले जाते हैं, उनकी समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, तुच्छ माना जाता है। तुच्छ माना जाता है, ये ऑब्वियस सी बात है। अभी भी माना जा रहा है, हाँ बिल्कुल माना जाता था, अब भी माना जाता है। तो मेरे समझ में आप पूरे मंदिर का निर्माण करवा दिया, पूरी मंदिर की मूर्तियां बनवा दी, एक मंदिर का जो पूरा मिस्त्री ने पूरा बिल्कुल मंदिर का निर्माण कर दिया। अब उसके अंदर आपके देवी और देवता स्थापित होंगे, हाँ। और वो शुद्ध कैसे रह रहे हैं? मेरे को ये कहा शुद्धिकरण हो जाएगा उसका, ये मेरी समझ से परे था, और ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया।
तो ये मेरे को बहुत मतलब पेचीदा भी लगता है। पेचीदा है। और मेरे को लगता है आने वाले समय में एजुकेशन मॉडल मतलब जो मॉडर्न समाज ये आएगा, चीजें तभी वो होंगी जब हर एक इंसान बचपन से एजुकेशन का मतलब किताबी नॉलेज नहीं है। एजुकेशन का मतलब है उसको एक सर्वांगीण विकास कि उसको एक इंसान बनाया जाए, हाँ ताकि वो पूरे दुनिया को इंसानियत के रूप में देखे। बिल्कुल यार, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि कैटेगरी दर्द अलग अलग महसूस तो नहीं होता होगा। बट आप जाति के नाम पे कोई कैटेगरी बना रहे हो कि ये उसी का काम है, ये वो है, तो ये सही नहीं है। मैं भी यही कहना चाहूंगा, पहले जो था जिसका जैसा था वो मैं उसको बदल नहीं सकता। नहीं हम भी नहीं पता, हाँ वो ऑब्वियस सी बात है, पर जो इतिहास। अभी है, जो आने वाली यूथ है और जो अभी हमारा भविष्य आ रहा है, उसमें हम इन चीजों को ना करें तो इसमें हमारे बीच में बहुत सारे नए उभरते कलाकार जो हैं वो आएंगे निकल आगे, सकते हैं। बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल आगे आएंगे और वो अपनी कला का हुनर दिखाएंगे। तो वही मेरा आपका मतलब शुरू में आपने कहा कि हमारे पापा मतलब बोलते भी थे कि इस क्षेत्र में मत आओ, तुम अपनी कुछ बढ़िया तैयारी करो, इसलिए भी आप सरकारी नौकरी पे हैं क्योंकि आप अपने घर की स्थिति को बदल सके। इसलिए भी सरस्वती ने, जो आपकी बीच की बहन है, तो उसने भी शायद पुलिस में उसका निकलने का अगर प्रेरणा रही होगी तो यही रही होगी कि हम घर की स्थिति और लेवल को अच्छा, क्योंकि आर्थिक रूप से भी कमजोर बनाता है, जी जी, है ना। और कला का वो जिस तरीके की कला है और उसका उस रूप में और उसको समझने वाले लोगों की थोड़ी कमी है, जो उस कला को उसका दाम दे सके या उसको पहचान सके। लोगों को लगता है कि कला का मतलब ये कि दो हथेली छीनी तरह ठोक के बना दिया। हमने ना अपनी कला को सीमित रखा। विपिन भाई कमी यही रही। जी। अगर ये फॉरेन का कोई व्यक्ति देखता है या ग्लोबल रूप से अगर हमारी कलाएं समाज के बीच में आती, प्लेटफॉर्म पे आती और हम उसके कोई भी मूल्य रखते, तो आई थिंक हम अच्छा ग्लोबली मतलब अच्छी इकोनॉमी क्रिएट कर सकते थे। आर्ट की बहुत अच्छी इकोनॉमी भी है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिले ना। क्योंकि 2002 में जब मेरे पापा को, जब दिल्ली में उनको बेस्ट आर्टिजन का अवार्ड मिला था उत्तराखंड में, तो तब उनको दिल्ली में बहुत सारी कंपनियों उसमें जॉब ऑफर की थी। बट हमारे घर की कंडीशन ठीक नहीं थी और बच्चे, मेरे ताऊ जी नहीं थे घर में, दादाजी वृद्ध थे और उनकी इलाज भी चल रहा था, उनको टीबी हो गया था। तो इसके लिए मेरे पिताजी ने उस चीज़ को, जॉब को ठुकरा दिया और अपने गांव में ही कुछ करने का शुरुआत किया था। तो गांव में इस चीज़ को उन्होंने अपना पेशा बना लिया था धीरे धीरे। कम से कम कितनी मूर्तियां बनाई होंगी अंकल ने, कितनी कलाकृतियां रही होंगी उनकी? इतने लगभग वो हर दिन एक नई मूर्ति बनाते थे, लगभग छोटी बड़ी चले गए, हर दिन कुछ ना कुछ बनाते ही थे। तो इस हिसाब से लगभग उन्होंने 25 से 30 साल तक मूर्तियां बनाई है, लगातार मूर्तियां। 30 साल, और 30 बहुत साल। कम उम्र में भी वो निकल गई। जी। तो करीब 1000 का आंकड़ा, 1000 से ऊपर ही बनाई होंगी, पर इससे कम नहीं बनाई जितना मैं कह सकता हूँ। तो उन्होंने टीएचडीसी में जो 21 फीट की मूर्ति बनाई थी, वो आते जाते NH58 से जब आप जाओगे तो सी साइड में जो टीएचडीसी कंपनी है उसके ऊपर एक 21 फुट एक रिच है, तो वहाँ पे एक 21 फीट की हनुमान जी की आपकी मूर्ति दूर से दिखती है। अच्छा, तो आप देख सकते हो मायापुर से। कहाँ पे टीएचडीसी मतलब ये ऋषि? मायापुर में। मायापुर वाला, हाँ, ओके मायापुर ओके। में। और नेक्स्ट उन्होंने बनाया है ज्योतिर्मठ, जो जोशीमठ में ज्योतिर्मठ है, कल्पवृक्ष के जो जस्ट बगल में, वहीं पे एक भगवान शिव की उन्होंने मूर्ति बनाई, करीब 21 फीट की वो मूर्ति है ज्योतिर्मठ में। और वहीं पे उसके थोड़े से नजदीक में उन्होंने एक भीष्म पितामह की भी बनाई है, करीब 20 फुट की लेटी हुई मूर्ति। नाइस नाइस। तो ये भी उन्होंने वहाँ ज्योतिर्मठ में बनाया है। बाकी उन्होंने मंडल में अत्रि मुनि आश्रम में, वहाँ पे भी उन्होंने मूर्ति बनाई है। और गोपेश्वर में आपने देखा होगा, जो गोपेश्वर मंदिर है उसके ऊपर जब कुंड से नीचे जो रास्ता आता है, वहीं ऊपर में पशुपालन के बगल में, हाँ। तो वहाँ पे एक पार्क है छोटा सा। तो वहाँ पे एक जाग देवता का मंदिर है। अच्छा, हाँ 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 हाँ। उसके अंदर उन्होंने एक मूर्ति बनाई है, जाग देवता की मूर्ति। वो बहुत पहले बनाई थी उन्होंने, 2005-6 के करीब बनाई थी। तो ये उन्होंने वहाँ पे जाग देवता तो वहाँ का महत्वपूर्ण देवता है। और गोपेश्वर के कोठियाल शहर में बीटेक कॉलेज में उन्होंने, जो जिनके नाम से बीटेक को जाना जाता है, उनका नाम है एम विश्व शर्मा, ऐसा कुछ नाम है उनका। उन्होंने उनकी मूर्ति बनाई जो बीटेक कॉलेज गोपेश्वर में स्थापित है उधर। मतलब लोगों के पोर्ट्रेट भी वो पत्थर पे पोर्ट्रेट बनाते थे। ये एपन कला में भी वो काफी फेमस थे, एपन कला भी करते थे। अच्छा, तो आपका मतलब जो भी उनका पारिवारिक जीवन रहा, तो क्या आप कैसी सोच थी अंकल की, कैसे विचार के व्यक्ति थे? वो पहले से खुले दिल के और खुली सोच रखने वाले विचार थे। वो एक इंसानियत को सबसे ऊपर रखते थे। वो धर्म जाति इन चीजों से बहुत परे थे। उनकी सोच एक बहुत बड़ी डिवाइन सोच रखती थी, बहुत बड़ी सोच रखती थी। वो हमेशा इंसान को, हमें उन्होंने दया और इंसानियत ही सिखाई बचपन से। उन्होंने एक चींटी में भी पैर रखने के लिए वो
बताते थे कि भाई इसमें पैर मत रखना, आप देख के चलना। आप इतना पे वो कभी काफी हाथ दयालु थे वो। आप पे कभी हाथ भी उठाया अंकल ने? ना मुझे तो ज्यादा, मैं उनके सामने जाता ही नहीं था बचपन में। है ऐसा पर क्यों? एक दिन उन्होंने ऐसे ही कर लिया था, मैं थोड़ा खेलने गया था अगल बगल के लोगों के साथ, हाँ 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 हाँ। तो उस दिन उन्होंने थोड़ा मुझे हाथ उठा लिया। तो क्या बात है यार, पापा तो मारेंगे ही अगर उन्हें बस कुछ गलत उसके लगे। बाद मैं ज्यादातर उनके सामने गया ही नहीं, मैं ज्यादातर बचपन मेरा ऐसे ही था, मैं उनके सामने नहीं जाता था, मुझे थोड़ा सा डर लगता था। पर जब मैं 2016 में जब फौज में चला गया, उसके बाद जब भी मैं घर आता था उनसे मिलता था, तो तब हमारी काफी दोस्ती हो गई थी कि हम एक ही कपड़े पहनते थे, एक जैसे कपड़े पहनते थे, एक ही कपड़े हम दोनों शेयर हाँ, करते वीडियो थे। भी तो बनाते थे आप अंकल जी के हाँ, साथ, उनके रील वीडियो वगैरह। बनाता था। वो काफी बचपन से उन्होंने खेल के प्रति भी काफी रुझान था, उनको काफी फिजिकली फिट थे। मैंने जिंदगी में उनको कभी बीमार देखा ही नहीं, जितना मैं कह सकता हूँ। बाकी जब कैंसर उनका निकला था तभी मुझे पता चला कि ये बीमार है, उससे पहले मैंने कभी जिंदगी में उनको बीमार ही नहीं देखा, या कभी उनको देखा नहीं कि वो घर में बैठे हैं या कुछ काम। कब पता लगा ये 2023 में अप्रैल के मंथ में, जब उनके पेट में लंबे टाइम से पेट में दर्द हो रहा था, तो उनको लग रहा था कि ये किसी नॉर्मल ही है, नॉर्मल मतलब दर्द होगा। अब वो जिद्दी थे, तो हमने बहुत बार बोला हॉस्पिटल चले जाओ, तो हॉस्पिटल में उनका वो इलाज हो नहीं पाया। और हॉस्पिटल में जो गोपेश्वर में इलाज करने के लिए जाते थे, तो वहाँ उनका अल्ट्रासाउंड जब भी हुआ तो उसमें कुछ नॉर्मल कुछ निकला नहीं वैसा। उन्होंने बोला कि अल्सर हो सकता है, अल्सर की शिकायत है, पर उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये अल्सर है। पर एक दिन जब उनका अचानक से दर्द ज़्यादा बढ़ा और हम उनको एम्स ले गए, तो एम्स में जब उनके टेस्ट हुए तो तब पता चला कि स्टेज 4 उनको कैंसर हो चुका था। और डॉक्टर ने भाई कहा गोपेश्वर कि के अस्पताल में पता ही नहीं लगा? ना, गोपेश्वर में कुछ नहीं पता चला। भाई गोपेश्वर के अधिकारियों और सभी चिकित्सा के, मतलब आप सभी को सोचना चाहिए कि छोटी सी लापरवाही, मतलब उनको स्टेज 4 के कैंसर में मतलब पता लग रहा है, और आपके वहाँ पर टेस्ट कराने पर मतलब बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी घटी हैं गोपेश्वर में अभी अस्पताल में। बच्ची और माँ दोनों की डेथ हो गई थी हाल ही में, ऐसा गोपेश्वर में कुछ किस्सा सुनने को मिला था। तो बहुत ही मतलब गांव के यार अस्पताल, गांव की चीज़ें ना बहुत पीछे रह चुकी हैं। हम लोग मतलब इस बहुत ही ज़्यादा टफ लाइफ है, मतलब जितना आप दुरुस्त एरिया के हो तो आपका वो वातावरण ही आपको मजबूत बना के रखता है। वो सिचुएशन, वो उतार चढ़ाव, वो काम करना, वो मेहनत कश चीज़ें ही आपको स्वस्थ रखती हैं। चंडीगढ़ पीजीआई भी हम उनको ले गए थे, और देहरादून। तो आप तब तक आ गए थे क्या अस्पताल? एम्स में आप इन्हें वो करवा था कि मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ क्योंकि उनका ज़्यादा दर्द बढ़ रहा है। तो फिर अच्छा। मैं उसमें चंडीगढ़ में पोस्टिंग था, तो मैं वहाँ से आया, फिर मम्मी लोग यहाँ से आए, तो फिर हम ऋषिकेश ले गए उनको। हाँ। तो एक हफ्ते तक करीब उनके सारे टेस्ट है, एंडोस्कोपी जो भी टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन, सारी जब टेस्ट हुए उनके, तो उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई तो उसमें डॉक्टर ने हमसे कहा कि इनको स्टेज 4 कैंसर हो चुका है, और इनके पास अब टाइम है 3 या 4 महीने केवल। और कितने टाइम रहे हो उसके बाद? उसके बाद वो करीब 1.5 महीने तक रही। उसके लिए हम उसके बाद फिर हम ऐसे नहीं मान सकते, हम वो चंडीगढ़ ले गए, वो कहीं भी ले गए, पर डॉक्टरों ने बस यही बोला कि अब कोई और समय हमारे हाथ से बाहर जा चुका है, अब उस समय दुनिया के किसी कोने में ले चलो, स्टेज 4 में आप कुछ नहीं कर सकते इससे आगे, क्योंकि इनके पेट के स्टमक से शुरू होकर पूरे इंटेस्टाइन से लेके सारे जितने भी ऑर्गन हैं सब में कैंसर फैल चुका है। हाँ, स्टेज और 4 हो उनकी गया तो वेट भी धीरे धीरे बहुत कम हो गया था। जो लास्ट टाइम पे जब उनकी डेथ हुई थी 10 सितंबर को शाम को करीब 4 बजे इंद्रियस हॉस्पिटल यहीं, तो करीब उनका वेट, जब मैंने उनको अंत्येष्टि के लिए ले गया था तो उनका वेट करीब 34-36 केजी था, एकदम जीरो हो गया था, क्योंकि खाना नहीं खा पा रहे थे, स्टमक में हो गया था कैंसर। 34, ये तो मतलब मैंने उनकी थाइस को पकड़ा तो मतलब करीब हड्डी थी बस, सिर्फ उसमें कुछ नहीं था। तो उस दौर में क्या बात होती थी जो 2-2.5 जब महीने? भी मैं तो उसमें, क्योंकि मेरे को उतनी छुट्टी मिलती नहीं थी, पर मैं आ रहा था, मैं यहाँ के लिए अपना ट्रांसफर करवा रहा था देहरादून के लिए, हाँ। ताकि यहीं इलाज करा सकूं। तब तक मेरी डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था, पर मम्मी तब तक उनके साथ थी, और यहीं अजबपुर में हमने रूम ले रखा था, तो यहीं उनका इलाज चल ही रहा था अभी। कीमोथेरेपी भी उनकी चल रही थी, पर कीमोथेरेपी डॉक्टर ने बोला था कि अब कीमोथेरेपी करके भी कोई फायदा नहीं, वो उनको बस सिर्फ पेन किलर दे रहे थे एक लाइफ के लिए। तो लास्ट तक भी वो यही कहते थे कि मेरी भी मूर्ति घर में पड़ी है, उसको मुझे पूरा करना है, बस यही बात उनकी चलती रहती मम्मी से कि मुझे घर जाना है, मुझे वो मूर्ति पूरी करनी है। अभी मैंने उस मंदिर में वो मूर्ति बनवानी थी, वो उन्होंने मुझे बोला था, मुझे वो पूरी करनी है भाई। बस उन्होंने आखिरी समय तक यही बात वो करते रहे, और
बात करते करते जब मैंने उनको उस दिन मेरा कोई, मैं बॉक्सिंग में था उसमें, तो मैं बॉक्सिंग टीम था मेरा उस दिन। तो जब मैं वहां से आया तो मेरी मम्मी के मुझे लगभग 10 सितंबर को 20 मिस कॉल आ रहे थे सुबह के। तो मैंने जब वो कॉल उठाया तो उन्होंने बोला तेरे पापा की काफ़ी तबीयत खराब है तो आ जा वापस। तो जब मैं वहाँ से आया और जब मैं हॉस्पिटल में आया था यहाँ इंद्रेश में, तो उनकी बस आंखें खुली हुई थी, वो बंद भी नहीं हुई थी, और सांसें एक सांस चल रही थी, सिर्फ एक सांस बोले तो मतलब सांस एक ही तरफ चल रही थी, ऐसे हो रहा था। बस। तो तभी उनको अचानक से हार्ट अटैक जैसे आया, तो फिर डॉक्टर उनको ले गए, उनको सीपीआर दिया। फिर उन्होंने बोला कि अभी थोड़ी हालत ठीक है, थोड़ी देर में बोला कि अब वो आपसे मतलब मेरे से कोई बात नहीं हुई उनकी, क्योंकि उनकी वो सिर्फ एक आंख से मुझे देख रहे थे, उनकी आंखें खुली की खुली थी, आंखें बंद नहीं हो रही थी, और उनकी सांसें सिर्फ एक तरफ चल रही थी। आईसीयू में थे उस समय। क्या कुछ कहना चाह रहे थे होंगे क्या उस टाइम पर वो? कहना तो चाह रहे थे होंगे, पर उनका वो हिम्मत, उनके शरीर में उतनी जान नहीं थी कि वो कुछ कह सके। और उससे मतलब जब ये पता चला कि फोर्थ स्टेज का हो चुका है तब तक जब उनको, तो कभी बात हुई आपकी? हाँ, उसके बीच में जब मैं, तो उनको लगता था, मैंने उनको बोला था कि ये कुछ नहीं है, हम तो उनको यही बोलते थे कि कुछ नहीं, आप कर लोगे, सर्वाइव कर लोगे। उनको भी लगता था कि, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, बल मैं कर लूंगा आराम से, मेरे को कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर ऐसा बोलता रहता है क्योंकि वो बचपन से थोड़ा एक जिद्दी थी उनके अंदर कुछ भी करने की। तो वो उन्होंने काफी बताया जिद्दी नहीं इंसान थे, ना, उन्होंने वही। कभी अपनी मेडिकल कंडीशन को कभी ऊपर रखा ही नहीं, वो अपना संकल्प लेते थे और वही काम करने शुरू कर जाते थे। आप लोगों को पता लगाया कि स्टेज 4 हो गया है अंकल को, तो कभी बात नहीं हुई अंकल से? और क्या बात हुई अगर हुई भी तो? हाँ, मेरी जब उनसे बात होती थी, और जब भी मैं घर आया था मेरी उनसे बात हुई थी, और उनकी मतलब दर्द ही रहता था उनको, दिन भर दर्द में ही ज़्यादातर वो रहते। पर जब भी वो थोड़े से ठीक होते थे तो वो न्यूज़ सुनते थे, और किसी बात पे बात करते थे, मुझसे यही बातें करते थे कि अभी मुझे घर जाना है, वो मूर्ति कंप्लीट करनी है। क्योंकि आपने कर लिया था वो सब अचीव, तो उनके मन में, चलो उनके मन में उन्होंने तो यही इच्छा रखी थी कि शादी कर लो। डेथ के बाद कैसे कैसे मैनेज हुई चीजें? आप कब पहुंचे? आप तो ड्यूटी पे रहे होंगे ना? मैं उसमें ड्यूटी पे था, तो उनको सुबह जब मुझे कॉल आया था, उसके बाद मैं चंडीगढ़ से इधर आया, तो करीब शाम को लगभग 2 बजे मैं यहाँ पहुँचा उस समय चंडीगढ़ से। अब जब मैं 2 बजे यहाँ पहुँचा तो उस समय उनकी हालत मैंने आपको बताई थी कि वो आईसीयू में थे, उनकी सांसें एक तरफ चल रही थी और आंखें खुली की खुली थी। और उस समय जब मैंने उनको देखा तो वो बस मेरी तरफ देख रहे थे, और उनकी आंखें, पलकें झपक नहीं रही थी, मतलब पलकें खुली की खुली थी, आंखें खुली थी एकदम। तो मुझे देख रहे थे, मैंने भी उनको देखा, मैंने उनके पैर छुए। उसके बाद ऐसे था, डॉक्टर ने फिर बोला बाहर चले जाओ। फिर हमें बीच में एक बार दिखाया था डॉक्टर ने, तब उनको हार्ट अटैक जैसा आया था, तो डॉक्टर उनको सीपीआर दे रहे थे, तो उसमें हमने देखा था। फिर बोला था बाहर चले जाओ। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स आई थी हमारे पास, उन्होंने कहा कि आप में से लड़का कौन है इनका? तो मैं बोला मैं हूँ। फिर मेरे को अंदर बुलाया, फिर बोला कि आई एम सो सॉरी, हम आपके पापा को नहीं बचा। ओह शिट। और उसके बाद मेरे बाहर जो फैमिली खड़ी थी, उसमें खाली माँ थी, बहन थी, और एक मेरी मम्मी की दोस्त थी, मौसी कहता उनको, और उनके लड़के आए थे, वो दिल्ली से आए थे उसी दिन रात को थोड़ा हाल चाल पूछने के लिए। हाँ। बाकी हमारे परिवार के अगल बगल के कोई भी यहाँ पे उस समय मौजूद नहीं था। तो उस समय में परिवार को संभालना, ऐसी घड़ी में संभालना, वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था उस समय, क्योंकि वो रोने का वक्त भी नहीं मिला होगा? रोने का कहाँ वक्त, क्योंकि हॉस्पिटल का बिल भरो, अब बॉडी को कहाँ ले जाओगे आप, वो बोलते हैं जल्दी से यहाँ से लेके जाओ। वहाँ से फिर अंत्येष्टि के लिए किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इधर ही ले जाओ ऋषिकेश में, पर मैंने बोला नहीं, हम उनको जहाँ हमारा अंत्येष्टि करते हैं उधर चमोली में, वहीं जाके करेंगे। तो फिर हम उन्हीं को रात में यहीं से, मम्मी लोगों के लिए अलग गाड़ी करी थी, और मम्मी लोग उस गाड़ी में गए थे, और मैं एम्बुलेंस में गया था उनके साथ, और यहीं से लेके हम सुबह करीब वहाँ बिरई में पहुँचे थे, और वहाँ पे हमने उनकी अंत्येष्टि की थी। कौन कौन लोग मौजूद थे वहाँ पे? फिर मेरे मामा लोग आ गए थे, और गांव के कुछ लोग आ गए थे वहाँ पे, करीब 30-40 लोग वहाँ पे आ गए थे। तब भी लोगों को पता नहीं था। उसके बाद जब मेरे मामा लोगों ने उनकी फोटो फेसबुक पे डाली, और फिर लोगों को पता चला कि उनकी, हमें भी तो बहुत बाद में पता चला, वो भी मेरे नाना जी ने बताया मुझे। क्योंकि जब उनका इलाज चल रहा था यहाँ, तो किसी को ज्यादा उतना खबर नहीं था कि इनको कहाँ चले गए। हाँ। तो इतना कुछ लोगों को पता नहीं था। क्या कुछ
कहना चाहते थे अब अपने पापा से जो रह गई हो आपके दिल में, या कुछ बातें करना चाहते थे, या समय स्पेंड करना चाहते थे? कुछ तो होगा मतलब, क्योंकि अभी तो आप सक्सेसफुल हुए थे उनकी नज़रों में, और अब समय था थोड़ा दोस्ती बन रही थी। उनकी बचपन से एक चाह थी कि वो एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाना चाहते थे बुद्ध भगवान की। वो चाहते थे कि मैं बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाऊं जिसमें इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाऊं। तो उन्होंने पहले भी मार्केटिंग देखी थी जब वो 2002-3 के टाइम पे जब वो मुंबई गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मार्केटिंग देखी थी और आर्ट की वैल्यू देखी कि लोग किस तरीके से, जब वो वहाँ पे कुछ अपनी बेसिक सी मूर्तियाँ लेके गए थे और वो सारी बिक चुकी थी वहीं पे, तब उनको लगा था कि, उन्होंने बोला था कि मेरा एक सपना है कि मैं एक बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति बनाना चाहता हूँ। अब मेरा भी एक सपना था कि मैं उनको, अब उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर संघर्ष ही किया था, तो उनकी अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, उनको घुमा सकूँ, फिरा सकूँ। बहुत सारी चीज़ें, एक बेसिक वो चीज़ें होती है एक लड़के की जो अपने बाप के लिए वो करना चाहता है, वो चीज़ें मैं करना चाहता था, पर वो हो नहीं पाया। कोई बात रह गई हो मन में जो कहना चाह रहे थे आप? तो कहीं होंगे वो देख रहे, तो सुन रहे होंगे आपको, तो कुछ आप बोलना चाह रहे हो, अगर आपके मन में कुछ बात रह गई हो तो आज आप खुलकर बोल। उनसे यही बात है, और मैं औरों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे कितने भी बड़े कलाकार हो या किसी भी आप प्रोफेशन में बहुत अच्छी स्थिति में हो, पर सबसे जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि अपना स्वास्थ्य, शरीर के साथ कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए आपको, और वहाँ पे हटी इंसान कभी नहीं बनना चाहिए शरीर के लिए। आप चाहे कितने भी बड़े लेवल पे हो, जिस दिन आपके शरीर ने आपके साथ देना छोड़ दिया उस दिन सही बात आपके है। किसी काम का नहीं है वो, किसी, कितना भी फेम हो आपके पास, कितना भी कुछ भी हो, शरीर है तो सब कुछ है। तो अंकल जी का बहुत दर्दनाक जर्नी रही है, मतलब कष्ट ही झेला उन्होंने शुरू से अभी तक, जो मैं आपसे सुन पा रहा हूँ। और माता जी द्वारा कुछ किस्से बताए गए पापा जी की लाइफ से रिलेटिव ऐसे, जो आप हमसे शेयर करना चाहें? माता जी बताती थे कि जब उनकी शादी हुई थी तो मेरे पापा जो थे वो सुबह दुकान में चले जाते थे, और उस समय वो काफ़ी धार्मिक चीज़ें भी मानते थे शुरुआती में। अच्छा। शुरुआती दिनों में तो वो धार्मिक चीज़ें थे, वो काफ़ी उपवास रखते थे, खाना नहीं खाते थे, सुबह चले जाते थे, फिर रात को घर आते थे। अच्छा, वो अच्छा। 5 किलोमीटर नीचे और 5 किलोमीटर ऊपर, और वो नंगे पैर जाते थे क्योंकि इतने धार्मिक जैसे हो गए थे एक प्रकार की। हाँ। शुरुआती दिनों में अपने, पर इस तरीके से उन्होंने अपना खान पान का ध्यान काफ़ी कम रखा है। और जब वो घर भी आते थे, फिर परिवार को पालने के लिए उनके पास पैसों की समस्या होती थी, बच्चों को पढ़ाई के लेके, हर एक चीज़ को लेके उनको, मतलब दिन से लेके रात तक वो मूर्तियों में ही खोए रहते थे अपनी। पर मम्मी बताती थी कि उनके हाथों की, कभी उनकी गर्दन अकड़ जाती थी, कभी पीठ हिला नहीं पाते थे। हाँ, एक ही दिन स्थिति भर में। एक जगह एक ही स्थिति में बैठे रहोगे आप घंटों भर, और उनकी आंखें भी धीरे धीरे कमजोर होती गई क्योंकि वो लास्ट में थोड़े से चश्मे यूज करने लग गए थे। पर वो चश्मे यूज करते, फिर उसमें चश्मा यूज करना भी जरूरी है क्योंकि आपने एक चोट मारी और पत्थर का कोई टुकड़ा आपकी आंख में चला गया, तो ये काफी इक्विपमेंट तो थे ही नहीं ना, मतलब हमारे इक्विपमेंट की बहुत ज्यादा कमी रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने हर एक काम, पत्थर को काटना, आरी से काटना, उसको उस शेप में लाना और फिर उसमें मूर्ति काम शुरू करना, ये सारी छेनी हथौड़े और आरी से ही उनका ये काम हो रहा था। इसमें कोई इक्विपमेंट उनके पास था ही नहीं, और वो सरकार ने उनको बहुत सारी बातें बोली थी कि हम आपको इक्विपमेंट देंगे, कार्यशाला देंगे, चमोली जिले में आपको उद्योग में कुछ देंगे, बट सरकार दे नहीं पाए। सरकार बोलती है, दुख यही है हमारे उत्तराखंड में कि हमारे उत्तराखंड में एक सार्थक सरकार पहुंची ही नहीं कभी, जिसने कलाकारों के लिए सोचा हो एक सच्चे दिल से, एक सच्चे उससे ना, वो चीज़ें, मतलब हमारे यहाँ पे तो कला की बहुत बुरी स्थिति है। ऐसा नहीं है कि कलाकार योग्य नहीं है, कलाकार योग्य हैं, लेकिन वो एक शुरुआती होता है ना, जो नवजात शिशु को हमें मतलब शुरू में बहुत केयर करनी पड़ती है, तो वो कभी शुरुआती केयरिंग मिली ही नहीं, तो वो बच्चा मरेगा ही इससे। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा नहीं सरवाइव कर पाएगा सोसाइटी में। एक तो माँ चाहिए, तो वो सोसाइटी होती है, वो एक प्रजातंत्र और लोकतंत्र ही होता है जो एक वो माहौल देता है एक कलाकार को, वो कभी मिल ही नहीं पाया। उल्टा उसे आपने एक ऐसे जाति के नाम से जाना जिसमें वो अपना कॉन्फिडेंस भी खो दिया उसने। तो आपने तो वो एक कला को कभी उसकी जात के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कला अलग है, जाति तो ये मुझे नहीं लगता कि ये क्या है, ये मैं इसको डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, बट ये है, ऐसा कुछ है भी नहीं, एग्जिस्ट करती है, अभी भी करती है, और आने वाले 15, 20, 30 सालों तक करती रहेगी, जितना मुझे लगता है अभी भी, क्योंकि अभी तक भी हम अपने बच्चों को वो चीजें नहीं सिखा रहे।
अच्छा, आप घर गए थे जी। तो घर में आपने बुजुर्गों के साथ बैठे होंगे या जिन लोगों से आप मिले, क्या क्या बातचीत करते थे वो आपसे आपके पिता के संबंध में? और जब मैं अंत्येष्टि के बाद, जब मैं जो कर्म जो भी होते हैं उसमें जब बैठा था, तो गांव के बुजुर्ग लोग वहाँ पे आते थे। तो उनकी, क्योंकि वो मेरी माता जो थी वो पिछले 5 साल में वहाँ के प्रधान भी रह चुकी थी। अच्छा, मम्मी जी आपकी ना? वो प्रधान थी। हाँ। 2014 के मैं प्रधान बनी थी, वो 2019 तक रही थी वहाँ की प्रधान। अच्छा। तो उन्होंने जब प्रधान में, तो मेरे पिताजी भी जो काम करते थे, उन्होंने सबसे जो उनका मेन काम था, उन्होंने रास्ते बनवाए, गाय वो, क्योंकि एनिमल लवर काफी थे, तो उन्होंने पशुओं के लिए गौशालाएं बनाई पूरे गांव में। हाँ। रास्ते बनवाए, बच्चों की एजुकेशन के लिए वो हमेशा गांव के स्कूलों में जाते थे, वहाँ पे उनको भाषण देते थे, स्पीच देते थे कि बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, उनको गेम्स के लिए उन्होंने क्रिकेट किट, प्रोत्साहन। ये बहुत सारी चीजें गांव में मुहैया कराई थी उस समय। अच्छा। पर ये कि जो गांव वाले मुझे मिले पुराने बुजुर्ग, वो बस वो रोते थे उनके लिए, उनकी जब उनको याद करते क्या थे, कहना तो था उनका अंकल जी उनका के ये प्रति? कहना था कि वो एक, मतलब बहुत सालों में कोई ऐसा इंसान पैदा होता है कि जिसकी ऐसी सोच है, जो हर एक बड़े से बुजुर्गों को इस तरीके से बात करता था, इस तरीके से देखता था गांव को, शहर को, और जो गांव का भी जो माहौल है उन चीज़ों को। कोई एक ऐसा किस्सा आपने सुना हो किसी बुजुर्ग के मुंह से जो आपके दिल को छू गया हो, जो आपको भी ना पता हो, आपके लिए भी सरप्राइज हो? जी। तो मुझे याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात, ऐसा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। सच में याद नहीं आ रहा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हो तो चल रही है। मैं जब तक मैं, क्योंकि फ़ोन में रहा, मैं इतने साल से घर से बाहर ही रहता था, और जब आता था तो उसमें मुझे ठीक ही लगते थे। अभी मैं जब घर जाता हूँ तो मुझे लगता नहीं कि वो है नहीं यहाँ, मुझे लगता है कि यहीं कहीं होंगे। वो यकीन नहीं होता है ना वैसा मुझे वो कुछ। यकीन नहीं हुआ। जब भी मैं छुट्टी जाता था और घर में देखता था उनको, तो मुझे काम करते हुए दिखते थे ज़्यादातर। और अभी उसके बाद मैंने उनको अंत्येष्टि की, पर वो शब्द मुझे ज़्यादातर याद नहीं रहता है। पर जब भी मैं फौज से घर जाता हूँ देखने लिए उनको, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसी घर में कहीं है, यही है। मुझे लगता नहीं कि वो कभी गई है, ना मेरे को उनके जाने का उतना दुख होता है। मुझे इस बात पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ। मेरे को होता भी नहीं भरोसा कि वो नहीं है रियल में। मुझे लगता है वो है, हमारे घर में है, और हमेशा रहेंगे, और हमारे साथ हैं वो। तो आप क्या सोच रहे हैं कि अंकल जी की किस चीज़ को, या कोई सपना जो आप पूरा करना चाह रहे हो? जी हाँ, तो मैं अभी तो जब तक फौज में हूँ तब तक मैं इन चीज़ों को कर नहीं सकता, पर जब भी मैं सेना से जब अपनी सेवा दे के घर आऊँगा, तो मैं सोचता हूँ कि मैं एक कार्यशाला का निर्माण कराऊंगा। जो वो सरकार से सोचते थे कि सरकार एक कार्यशाला उनके लिए मुहैया कराए, तो वो तो सरकार ने तो कराया नहीं, पर मैं उन चीज़ों को उनके लिए कार्यशाला बनाऊंगा। और वहाँ खुद इस काम को थोड़ा, मैं मूर्ति कला तो उतना अच्छे से जानता नहीं, पर मैं स्केच आर्टिस्ट हूँ, तो स्केचिंग में कर लेता हूँ। बहुत अच्छे स्केच बनाते हैं आप, इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। स्केच पेंटिंग में इन चीज़ों का भी मैंने शुरुआत की है, तो थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि स्केचिंग से मैं शुरू करूँगा। और उसमें मेरे जो ताऊ जी के जो लड़के थे, जो मेरे ताऊ जी थे, उनके जो लड़के हैं, मेरे बड़े भाई साहब, तो वो भी कुछ शिल्पकला जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मेरे पापा को बचपन में उन्होंने ज़्यादा देखा था करते हुए, तो उन्होंने देखा था, तो उनके अंदर वो चीज़ें हैं। तो अभी मैं चाहता कि हम दोनों भाई मिलके बाद में एक शिल्पकला का एक नया आयाम देंगे, उसको एक नया मुकाम पे लेके जाएंगे। बिल्कुल, बहुत पर ये घर आने के बाद, पर यहाँ इसलिए मेरे पिताजी की जो भी मूर्तियाँ बची हुई वो सारी मैंने संभाल के रखी। हाँ। तो हमने उनको बेचना ही छोड़ दिया, हम उनको अपने पास रखेंगे और दिखाएंगे आने वालों को कि उन्होंने किस तरीके से इनका निर्माण किया था। और हम प्रयास किया आपने कभी बेचने का प्रयास किया अंकल जी? बेचने का प्रयास किया था, पर वो लोग उसका वो दाम नहीं दे पाए, तो इसलिए मुझे सही नहीं लगा। फिर मैंने बोला, तो अंकल जी कैसे निकालते थे होंगे वो? वही, मैं उस समय यही सोच रहा था कि उन्होंने कैसे पूरा परिवार पाला, और कैसे उन्होंने इतनी मेहनत करके इतने कम दाम में इतनी पूरी मेहनत हुई, इतने आप लोगों को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, अच्छी शिक्षा दी, अच्छा खान, और जो भी जरूरत और शौक सारे पूरे किए। हर एक चीज हमें समाज की कुरीतियों से, हर एक चीज से हमें से दूरी रखा। मतलब हमारे इसका कोई इफेक्ट नहीं आने दिया हमारे ऊपर ज़्यादातर। भले हम गांव में रही, मैं गांव से ही सब कुछ हमने गांव से ही किया, पर हमें इन चीज़ों को ज़्यादातर वो चीज़ें देख नहीं पाए, हम उतना देखा नहीं हमने, क्योंकि मेरे पिता हमें उन चीज़ों से दूरी रखते थे। हमें ज़्यादातर वो सामाजिक चीज़ों में नहीं घुसने देते थे, क्योंकि जितना भी आप सामाजिक चीज़ों में घुसोगे तो समाज आपको उन चीज़ों को वो एहसास कराएगा कि आप क्या हो, समाज में आपका क्या स्तर है।
कहाँ आपकी जगह है? इसलिए मेरे पिताजी ने कभी हमें उस स्तर तक हमें जाने ही नहीं दिया। उन्होंने बोला भाई शिक्षा प्राप्त करो, एक अच्छी अपना उनका मतलब मेन फोकस था शिक्षा पे, उनका काम था शिक्षा वही और आपको शिक्षा। एक अपना अच्छा सम्मान, सम्मान भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आदमी को सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है आदमी का आज पूरा। भी हमें गांव में पूरे गोपेश्वर में, चमोली में उनके नाम हम कहीं पे लेते हैं तो लोग हमें उनके नाम से ही जानते हैं। हमारी बिल्कुल। पहचान ही है, ये कलाकार ये का कमाया लड़का तो है उन्होंने। उनको नाम ही कलाकार नाम से फेमस थे उधर, उनका नाम अच्छा। लोग जानते हैं, उनको बस कलाकार कहते थे पूरे गांव में भी, और चमोली में भी जो भी कोई मिलता है तो कलाकार जी बोलते थे। तो साथियों, मैं बातचीत के बीच में आपको उनकी एक कलाकृति दिखाना चाहता हूँ और स्तर दिखाना चाहता हूँ उनके कलाकृति का, कि उन्होंने पत्थर पे एक छोटी सी मूर्ति हमारे विपिन भाई हमारे बीच लाए, और एक काफ़ी भारी है, कम से कम 1.5-2 किलो की तो होगी, है ना? ज़्यादा होगी, 2 3। किलो से ऊपर। हाँ, तो ये वो मूर्ति है। ये जो मूर्ति है मैं इस कैमरे पे भी दिखा देता हूँ, एकदम खूबसूरत और बहुत बारीक काम हुआ है बुद्ध जी की ये मूर्ति, और इतनी शानदार मूर्ति, मतलब इसको तो ये कैसे, मतलब किस पत्थर, मतलब ये स्पेसिफिक कोई पत्थर होते हैं या कैसे छानबीन ये होती है मतलब इनकी? पत्थर लाते थे नदी किनारे जाके, इस तरीके की कोई पत्थर ढूंढ के लाते थे वो। ये वैसे ये ब्लैक पत्थर बोलते हैं इनको, इनको। अच्छा, एक कलर ही ब्लैक होता है इन पत्थरों को, या अंकल मतलब जी ने पत्थर की? नहीं, उतना ब्लैक नहीं होता, ये करीब जैसे कैसे कहूँ मैं उस कलर को, स्लेटी कलर। अच्छा, समझ उस गया तरीके के कलर के ये होते हैं। इनको जब बना देते हैं उसके बाद इनको सरसों का तेल लगाया जाता है, तो उस सरसों का तेल लगाने से तो ये काफी मूर्ति तो हम चमकने आपसे लगती है। ले रहे हैं, अब आप बुरा मानो भला मानो। ना ना, ये अंकल जी का मतलब मुझे एक वो रहेगा, और इसका जो भी उचित दाम होगा हम कैमरे के पीछे बात कर लेंगे, क्यों? तो वो हो जाएगा, लेकिन जो भी आप बोलेंगे हम उसको ना, वो करेंगे, लेकिन ये हम रखेंगे। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ना, ना, अब हम भी ऐसे ही करेंगे तो ना, फिर ना, लोग ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं है। तुम अपने ही स्तर से कुछ नहीं कर रहे हो। तो आपने अपने स्तर पे बहुत बड़ा काम किया उनके लिए ना, जो भी किया। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, बस हम उनके साथ एक नहीं हो पाए, और एक मतलब बहुत चीज़ें रह गई उनसे कहना, बहुत चीज़ें उनसे कहनी भी थी, बहुत बात करनी भी थी। अंकल जी पहले से बहुत शांत थे, वो वहाँ पर लिया था उन्होंने शौरा के सामने पे एक छोटी सी दुकान, तो उसमें तो बहुत सारी पेंटिंगें थी, मैं तो अचंभित हो गया था वो सब देखकर। तब बोला था मैंने अंकल जी को कि हम बातचीत करेंगे इस पर, तो उनसे हमने अपने नटरेश्वर भगवान की थिएटर के लिए मूर्ति बनवाई थी, आज भी वो हमारे पास है। मैंने मेरे देखा पास, था जब हाँ हम वो बना रहे थे तो मैंने हाँ, आप छुट्टी भी आए थे उस, हाँ हाँ। देखा था मैंने। तो आप भी एक बहुत अच्छे स्केच आर्टिस्ट हैं और पोर्ट्रेट बनाते हैं लोगों के, इंस्टाग्राम पे कोई कमेंट कर ले कि हमारी भी फोटो बना लो, मैं भी सोच रहा था एक दिन करूं, पर मैंने बोला नहीं 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 नहीं, फिर मैं चाह रहा था कि आप हमारे सामने बनाएं, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म करना ही भूल गया, तो उसके लिए मैं भी माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इन दस्तावेजों पे आना चाहूँगा कि ये दस्तावेज जो अंकल जी के आप ला रखे हैं, तो ये दस्तावेज क्या क्या है, हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। ये दस्तावेज जो हम अभी यूज कर रहे हैं, मतलब भैया दिखा रहे हैं, और इनसे थोड़ा दो लाइन की बातचीत। तो ये जो था, ये उनको 2002 में सरस नई दिल्ली में, हाँ, ये इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2002 में, ये एक प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में एक मेला हुआ था। मेला टाइप का बहुत बड़ा समारोह होता है औद्योगिक रूप में, अच्छा। जिसमें लोग उद्योग वाले आते हैं, उसमें उनको उत्तराखंड की तरफ से बेस्ट आर्टिजन का अवार्ड मिला था, उत्तराखंड में प्रथम। ये उनकी एक अचीवमेंट है जो पन्नों में सिमट कर रह गई। सारे देखेंगे हम, आप पेशेंस रखिए और पूरा वीडियो देखिए। ये नहीं भी भारत देखेंगे, सरकार द्वारा देहरादून में हुआ था, सूचना पत्र कार्यालय द्वारा। हाँ, सूचना विभाग से जी, ये एक आयोजित हुआ था, तो उसमें मेरे पिताजी का जो उनकी माता का नाम शारदा देवी था। हाँ, तो उससे उन्होंने अपने एक माता के नाम से एक स्वयं सहायता समूह, जिसको वो कार्यशाला का निर्माण करना चाहते थे, इस नाम जिस नाम से मूर्तिकला का नाम शारदा मूर्तिकला उन्होंने रखा था। वो चाहते थे, उनका सपना था, तो उसी समूह को ये प्रदर्शनी में तृतीय स्थान में था देहरादून में। अच्छा, ये देखिए साथियों, ये वो सर्टिफिकेट है। उत्तराखंड की तरफ से उन्होंने महालक्ष्मी सरस 2003 में भी भाग लिया था। ये देखिए सर साथियों, इतने सारे सर्टिफिकेट ये हर कलाकार पे मिलेंगे आपको, और काफ़ी सारे मेडल, काफ़ी सारे पुरस्कार। कई ऐसे भी कलाकार हैं जो अपने कई सारे, हाँ हाँ, कई ऐसे कलाकार भी हैं जिन्होंने कई इतने सारे उनके पास मेडल और वो हैं शील्ड, कि उन्होंने अपने बाथरूम के वॉशरूम पे भी उसको लगा रखा है हत्ते के रूप में। औद्योगिक विकास विभाग से
अब ये सर्टिफिकेट को देखकर मैं देखना चाहूंगा, जो पेपर की कटिंग है ना भैया, इन्हें दिखाइए। वैसे ये सर्टिफिकेट दिखाना उतना आवश्यक है नहीं, वो इसके मोहताज है नहीं, उनकी कला सर्वोपरि है। वो हमने आपको कलाकृति भी दिखा दी है, लेकिन उनका संघर्ष जो था, इसमें लिखा गया है कि सियासी उपेक्षा से आहत मूर्तिकला का लाल, बचपन का शौक अब बन गया है उसका पेशा। तो ये गोपेश्वर से ही संपादित हुई है ये खबर। एक आप सर्टिफिकेट बोल रहे थे कि उनके मरणोपरांत आपके पास पहुंचा, वो माता जी को मिले थे, तो वो अभी तो हम मरने के बाद भी आदमी की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन जब आदमी रहता है तो तब समझ सकते हैं आप। शिल्प रत्न पुरस्कार मिला था उनको, अच्छा। 1 लाख रुपए का, वो मरणोपरांत 2024 में हमें मिला। अच्छा, हाँ, एप्लीकेशन आगे थी एक, तो एप्लीकेशन मैं आपको तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, और ये मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। सेवा में माननीय विधायक महोदय, बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र गोपेश्वर चमोली। विषय, विधायक निधि से आर्थिक सहायता चाहने के बाबत। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरे पति स्वर्गीय श्री अनसुया लाल, ग्राम कौंज पोथनी, जिला चमोली, उत्तराखंड राज्य के शिल्प कला के क्षेत्र में एकमात्र चर्चित कलाकार थे, जो कि पत्थरों, लकड़ियों एवं सीमेंट से विभिन्न मूर्तियों का निर्माण करते थे तथा परिवार का भरण पोषण इसी कला के द्वारा करते थे, जिनका कैंसर रोग से हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया है। राज्य द्वारा उन्हें विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया गया है, परंतु आज तक किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। अतः महोदय से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए विधायक निधि से आर्थिक सहायता प्रदान करने की महती कृपा करें। महोदय, आपके इस महान कार्य के लिए मैं व मेरा परिवार सदैव आपका आजीवन आभारी होगा। ये एक कलाकार की आवाज़ है जो आप अक्षरों में सुन रहे हैं मेरे मुंह से। तो ऐसे एप्लीकेशन लिखकर भी कलाकार को सरवाइव करना पड़ता है समाज में। वो अपनी कलाकृतियों के लिए एक विकास चाहते हैं, ये हमें इस एप्लीकेशन में देखने को मिल रहा है। और ये शायद उनके मरणोपरांत ये एप्लीकेशन दी गई थी। तो ये स्थिति है, ये सच्चाई है। और ये एप्लीकेशन शुरुआत में उन्होंने ये जो कुछ, ये क्या चीज़ें हैं, ये जो पॉइंट बना के लिखे हुए हैं, छोटे मोटे पॉइंट। अच्छा, ये आपके थे बनाए हुए? अच्छा, आपने मतलब यहाँ आने से पहले कि ऐसा ऐसा किया था। तो क्या क्या पॉइंट है, कुछ बता दीजिए जो आपको इसमें से सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है, वो बताइए हमारे। मुझे मेरा महत्वपूर्ण पॉइंट जो इन्होंने लिखे थे मैंने, वो ये थे कि सरकारी जो उनके सरकारी में क्या काम उनके जो रह गए थे। अच्छा, इसलिए मैंने लिखा था कि शासन प्रशासन द्वारा अनुदान के रूप में उनको कोई धनराशि नहीं मिली। ओ, जिंदगी भर वो एप्लीकेशन लिखते रहे, पर उनको कोई धनराशि जीते जी तो नहीं मिली। अब आप भी इस काम में, आप शिल्पकार का कोई भी काम शुरू कर रहे हो, उसके लिए आपको धनराशि की जरूरत है, क्योंकि आपको औजार खरीदने, पत्थर खरीदने हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, उसको मतलब आपको ट्रैवल भी करना। काम करोगे तो आप पत्थर पे आवाजें आएंगी, तो आपको लिए खुला स्थान चाहिए और खाली स्थान चाहिए जहाँ पे लोगों को चीज करना। बहुत सारी चीजें की उनकी कार्यशाला का निर्माण वो करना चाहते थे, उनको नहीं मिला। और उपकरणों की कमी, उपकरणों की तकनीक, बताया था कि उनको कोई जो मॉडर्न तकनीक से जो बना सकते, आश्वासन दिया गया उन्हें कि आपको बहुत दिए गए उनको, पर कभी कोई उपकरण नहीं दिया। आश्वासन में तो हमारे देश की राजनीति बहुत आगे है। मतलब अगर कभी कंपटीशन हो गया तो फर्स्ट हम ही है। मूर्ति कला को स्वरोजगार के रूप में कौशल विस्तार करने के चाहते थे वो। अच्छा, मूर्ति कला को ताकि और भी युवा इसको स्वरोजगार बनाए और इस कौशल का और विस्तार हो, पैशनेटली, मतलब इसको अपना। पर इस काम में वो भी फल रहे, क्योंकि हो नहीं पाया। और सरकारी तंत्र थे, उनसे हमेशा निराशा मिली उनको। सारा सरकारी तंत्र का ये निराशा, ये कला के हर क्षेत्र में। मेरे को तो समझ ही नहीं आता, ये बजट आते हैं जो कला के नाम पर, ये जाता कहाँ है भाई? पता नहीं, चलो जाता ही है वो, सभी को पता है कहाँ जाता है वो। कहाँ जाता है? उस पर बात ही क्या करनी है। खैर, हमारे आने वाले पूर्वज भी बोलते बोलते निपट गए, चमोली में बह गए वो भी, और हम भी बोलते बोलते निपट जाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी शायद तब तक कुछ बदले। तो ये एक छोटी सी हमारी बातचीत थी जिसमें हमने उनकी वो चीज़ें दिखाई जिनसे उनको बहुत बड़ा महसूस कराया गया कि आपने यही अचीवमेंट किए हैं, लेकिन कागज़ों से, इन कोरे कागज़ों को हम दुकान में ले जाएंगे तो हमें राशन नहीं मिलेगा, तेल पानी का जुगाड़ नहीं होगा, है ना। तो एक कलाकार भी जब तक सर्वाइव करेगा, जब उसका पेट भरा रहेगा, तभी उसको नई नई चीज़ें, क्रिएटिवनेस आएंगी, है ना।
तो ये देखिए आप, इतने सारे सर्टिफिकेट हैं और जो उनके जीवन शैली का और उनके सम्मान का कारक नहीं बन सका। बड़ा दुख है इस चीज़ का, तो ये मैं आपको देना चाहूँगा वापस। और एक कुछ ऐसा है कि जो मतलब वो अंततः कुछ कुछ चीज़ें बना रहे हों और रह गई हो। जी, मेरे पास है उनकी एक आखिरी मूर्ति जो उन्होंने आधी बनाई थी, पर उसके बाद उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। हाँ तो आधी वो बना पाए, पर वो अंतिम समय तक वो हमसे वो कहते रहे कि हाँ। वो मूर्ति है और मैंने उसको आधी बनाई और मुझे उसको पूरा करना है, क्योंकि मैंने जिस इंसान ने वो बनाने की डिमांड की थी, मैंने उसको जुबान दी है कि मुझे इसको कंप्लीट करके मैं आपको दूंगा। कौन है वो इंसान? तो वो हमारे गांव के कोई बगल में थे, उधर तिफोरी गांव में कोई थे। तो अगर मैंने कोई वो आपको बनाने के लिए- दिक्कत ना हो तो नाम बता सकते हैं आप? उनका नाम था मुकेश। तो आप दिखा सकते हो मूर्ति? तो ये रही दोस्तों वो शानदार सी मूर्ति जिस पे काम चल रहा था और अभी इस पर बहुत सारी नक्काशी होनी थी। ये वो काम है जो एक पेंटिंग या एक आर्टिस्ट तैयार कर रहा होता है, तो उसी बीच की जर्नी का काम है। इसमें अभी तो बहुत चीज़ें होनी थी, अभी सार्फली काम होना था। इसका टेक अच्छा बनाना था जिससे अटक सके और ये खड़ा हो सके, तो उस पर भी काम होना था। इसकी हर चीज़ों पे काम होना था अभी। तो मुकेश जी, इंतज़ार कर रही है आपकी मूर्ति और ये हम पहुंचाएंगे आप तक, या कोशिश करेंगे कैसे ना कैसे पहुंचे। अभी विपिन भाई तो कल चले जाएंगे ड्यूटी पर, है ना? तो कैसे पहुंचाया जाए उन तक, या आप चाहते हैं पहुंचे या आप रखना चाहते हैं? हम खुद रखना चाहते हैं, अब किसी को देना नहीं। तो मुकेश सर सॉरी हम आपको दे नहीं पाएंगे क्योंकि उनके बच्चों की चाहत है कि यार वो उनकी लास्ट अधूरी सी कलाकृति, लेकिन आपको दिखाएंगे ज़रूर अगर आपकी चाहत होगी तो आप अब इस चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आपकी क्या चाहत है? रिटायरमेंट के बाद आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं या क्या प्लान्स हैं आपके? कुछ बताना चाहें अगर आप हमारी ऑडियंस। सेना से रिटायरमेंट आने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं कला के क्षेत्र में कुछ करूँ, क्योंकि ये हमारे एक विरासत में मिली है और मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी के बाद हमारे परिवार को लोग या ये कला हमारे घर से ये समाप्त हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये एक नए आयाम से जुड़े और इसमें नए नए ऊंचाइयों को छुए। बताना चाहेंगे आप करेंगे क्या इसके बाद? मैं अभी तक मैंने उतना कुछ सोचा नहीं है, जिस तरीके से अभी मैं हूँ, जिस स्तर पे हूँ, पर मैंने शुरुआत की है। अभी भी मैं हर दिन कुछ ना कुछ एक नया शेप बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को थोड़ा स्केचिंग से लेके, पेंटिंग से लेके और ये कुछ अलग से क्राफ्ट बनाने से लेके इसको एक नया आयाम दूंगा और कुछ नई मशीनें खरीद के, जो सरकार तो नहीं दे पाई, पर मैं उनको खरीद के और इसको एक इसके साथ साथ एक स्वरोजगार का काम शुरू करूंगा। हाँ, कि मतलब ये लोगों का रोजगार बन सके और उनके रोजगार बन सके और रोजगार लोग कला को जान सकें कि कला से वो बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं अगर उनके अंदर वो पैशनेट हो और उनके अंदर क्रिएटिविटी हो, क्योंकि क्रिएटिविटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रचनात्मक काम है तो क्रिएटिविटी तो बहुत सर्वप्रथम है। तो आप कुछ कहना चाहते हो ऑडियंस को, या आप में कुछ बात रह गई हो जो आप कहना चाहते हो? क्योंकि मुझे लगता है बातचीत काफ़ी हो चुकी है इस पर, है ना? तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं बेहिचक होकर। मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा और जो भी आपके श्रोता हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि बस आपके अंदर कोई कला है तो उसको छुपा के नहीं रखना है, और आपके अंदर कला है उसको क्रिएटिविटी और आगे बढ़ाना है और उसको और नए आयाम तक लेके जाना है। क्योंकि कला बस एक परिवार के अंदर यहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, किसी भी क्षेत्र में। अब हर एक मुद्दों में आपको खुद ही उस पर काम करना पड़ेगा और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको खुद डेडिकेशन लाना पड़ेगा अपने अंदर, तभी आप उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। और इस लेवल का मैं हूँ नहीं वक्ता कि जो मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें कहूँगा। ये बेसिक सी बातें हैं और यही चीज़ें हैं जो एक कलाकार को आगे ले जाती हैं। इसमें मेरे पास कोई ऐसे मूल मंत्र है नहीं कि जिनसे मैं आपको कोई एक ऐसी बात कह दूंगा कि आप अभी शुरू हो जाएंगे। बस एक नॉर्मल सी बातें हैं, यही चीज़ें हैं। ये एक बेसिक है हर एक चीज़ का, चाहे कला हो या कोई भी कौशल हो, उसका एक बेसिक है कि आप निरंतर उसको करते रहें, क्योंकि एक स्किल है। स्किल तभी डेवलप होती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं उसकी। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हर एक क्षेत्र में, तभी आपकी कला डेवलप होगी। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट बात अगर आप अपने पापा से कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं। हमारे मंच का सौभाग्य होगा ये कि अंकल जी से अगर आप, या कुछ भी आप मन में अंकल जी के प्रति कुछ भी बात हो, ऐसा नहीं उन्हीं से कहना है, लेकिन कुछ भी ऐसी बात जिससे एक लाइन या दो शब्दों में हमें अंकल जी के एक मतलब बेटे और पिता का जो एक रिश्ता या प्रेम या जो भी आपका था उनके प्रति एक ख्याल रखो अपना, क्योंकि उन्होंने काम में ही लगे रहे हमेशा, काम परिवार इन चीज़ों में लगे, पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं दिया।
मैं कहना चाहता था कि अपना ख्याल रखो। अगर वो समय पे हमें बता देते या अपना ख्याल रखते तो शायद वो अभी और आगे बढ़ते और ये कला को नए रूप देते। और आप ये लोगों चीज़ का मैं उनसे और कहनी रिश्ता थी। गहरा होता हर छुट्टियों रिश्ता में। तो गहरा रहेगा, रहा था और हमेशा रहता लेकिन वो एक रहेगा। दोस्ताना जो अभी शुरू हो पर रहा था, दोस्ताना वाला भी शुरू हो रहा था और मैं चाहता था कि मैं उनके लिए बहुत कुछ करूं, तो वो मैं कर नहीं पाया। पर वो अब मैं इन्हीं चीज़ों में देखता हूँ उनको, और ये कलाएं मुझे उन तक जोड़े रखती हैं और हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मुझे लगता नहीं कि वो कभी हमसे दूर है। विपिन भाई ने अपनी बात कही और हमने एक छोटी सी कोशिश करी उनसे बात करने की। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंस रखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबुल यति पेशेंस धरी कि ये वीडियो तो पूरी की पूरी अबार तक जो द्योखना उन्हों तो बोणू में जो स्किप करना थोड़ा स्किप ना ही करो तो बेटर है, लेकिन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुझे भी अपने आप पे काम करना है। लेकिन थैंक यू सो मच विपिन भाई, आपका बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया। आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया और कल मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी रहे। बहुत आप धन्यवाद। से फिर हम जुड़ेंगे, हम मिलकर करेंगे कुछ अच्छा, है ना, जितना हमसे सहयोग हो पाएगा, है ना। और थैंक यू सो मच। अंकल हमारे साथ हैं हमेशा और आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से और उन्हें बहुत खुशी हो रही है अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।